हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी की जो नई भर्ती आई हुई है इंटर लेवल की, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी के क्लास में। तो देखिए, जो बुक है वो है रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। इसमें टोटल 24 सेट दिए गए हैं और हम लोगों ने अभी तक 18 सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। कुछ कारण की वजह से बीच में क्लास ऑफ था, थोड़ा सा तबियत सही नहीं था, तो उसके लिए आप लोगों से माफी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो चलिए, अब से हम लोग का जो क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं आज से। तो देखिए, हम लोग अभी के क्लास में देखेंगे 90 नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाए। हमारे लिए रिक्वेस्ट नहीं है, आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है। इसलिए है क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है कि हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो ऐसे-ऐसे अरेंज करके रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस प्लस में एडुटेरिया 5000 प्लस जो बुक है, उसमें लगभग करंट अफेयर भी उसमें एडेड किया गया है। तो जितने इस टोटल बुक्स के हम आप लोगों की तैयारी करा चुके हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाए। तो आइए, अभी के क्लास में हम लोग 90 नंबर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ठीक है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर शुरुआत पूछ दे कब हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 28 अगस्त। कब हुई थी बच्चे? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के लिए हैं। और यह योजना की अगर शुरुआत पूछते हैं, तो ये योजना की शुरुआत आप लोगों की 2001 में हुई थी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। और इसका शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, अगर ये पूछते, तो इसका आप लोग डेट याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2010 है। ठीक है, इसका डेट क्या है? 1 अप्रैल 2010 है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आप लोग का जिनेवा में स्थित है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जिनेवा में ही विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में ही विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जो दिया गया है, इसकी स्थापना अगर पूछ दे कब हुई थी, तो याद रखिएगा आप लोग 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किसके खोज का श्रेय जाता है? तो पेनिसिलिन के दवाओं का जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन दवाओं के खोज का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन संबंध में उचित कदम उठाएगा? सही आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग अनुच्छेद 40 से एक बहुत ही अच्छा रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 को जो है ना, गांधीवादी का दर्शन माना जाता है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी का दर्शन माना जाता है। इसलिए बतला रहे हैं कि कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन है बच्चे कि किस अनुच्छेद को गांधीवादी दर्शन माना जाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये क्रिकेट खेलती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट, कितने इन्होंने महिला क्रिकेट टीम के लिए, झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट, 204 वनडे, चलिए यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, 12 टेस्ट, 204 वनडे, और उसके बाद आप लोगों का 68 T20 मैच खेली है झूलन गोस्वामी भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है? तो 243:1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना है? तो 243:1000। अच्छा, हम आप लोगों को पहले भी बतला चुके हैं बच्चे, आप लोग को ध्यान में आना चाहिए कि हम आप लोग को पहले भी बोले थे कि जनगणना 2011 से बच्चे जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड आप लोग को मिल रहा है ना,
जनगणना 2011, ये तो हो गया आप लोग का पहला टॉपिक, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आप लोगों को बतलाए थे मेजर ध्यानचंद के बारे में, याद है आप लोगों को? मेजर ध्यानचंद के बारे में हम आप लोगों को बतलाए थे कि इनसे जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, जितना भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, मेजर ध्यानचंद और दूसरा जनगणना 2011, इनसे जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है सारे क्वेश्चन को रट जाइए, क्योंकि फिक्स एकदम है ना कि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसे कहा था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और अगर पूछते वर्ष की कब बनाया था, तो याद रखिएगा 1571 में। कब? तो 1571 साल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो उनका नाम है प्रभावती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो प्रभावती थी। और वाकाटक वंश के संस्थापक अगर पूछते कौन थे, तो याद रखिएगा विंध्य शक्ति है। कौन थे? तो विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो अधिकार परीक्षा का आप लोग का अर्थ है कि किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, बहुत सारे आप लोग फॉर्म भरे होंगे एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी का जो भी बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है, आप लोग बहुत सारे भरे हुए हैं, पहले आए हुए हैं। देखिए तो एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म लगाई जाती है किसके लिए? तो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी की लगाई जाती है किसके लिए? तो वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन करा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है? तो देखिए आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, कौन करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और शक्तिकांत दास आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर है। आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो भारत के वर्तमान नीति आयोग का सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये तो आप लोगों का पूछ दिया, वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ पूछा है ना, हाँ तो सीईओ हो गया। और नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष अगर पूछते कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉक्टर सुमन बेरी, इसलिए हमको याद आ गया, ठीक है। ये जो डॉक्टर सुमन बेरी है ना, अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और कौन है सीईओ? तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगा करके रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित ट्रेन के इंजनों पर डिवाइस लगा करके रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट्स ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर पाठक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो देखिए अनिवार्य इसलिए रहता है क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, क्योंकि वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंधित मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वह प्रबंधित मुद्रा कहलाती है, याद रखिएगा। और भारत में मुद्रा
विनिमय दर भारत में मुद्रा विनिमय दर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा तय किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉक बाजार से संबंध है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बोलना चाहते थे। बुल और बियर शब्द जो है यह किसके संबंध में उपयोग किया जाता है? तो स्टॉक बाजार के संबंध में उपयोग किया जाता है बुल और बियर शब्द को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है कि तथा उसका अधीक्षण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेडीए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव जो है अनुच्छेद 243 जेडीए के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाह संबंध पर गठित किया गया था? किसको? तो बोहरा समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बोहरा समिति को आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। किसे किया गया था? तो बोहरा समिति को गठित किया गया था। अच्छा, वर्ष 2093 में बोहरा समिति अपना रिपोर्ट सौंपा था, इसको भी याद रखिएगा। वर्ष 2093 में बोहरा समिति ने अपना रिपोर्ट को सौंपा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गोपालगंज है हम लोग का बिहार का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, याद रखिएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो कि गोपालगंज का लिंगानुपात अगर आप लोग को बतला दें तो ये जो है 1021 है, याद रखिएगा। कितना है? तो 1021 है। और अगर ये देखिए ये तो हो गया आप लोग का ज्यादा, ठीक है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछते हैं तो मुंगेर जिला का है। कितना है? तो 876 महिला प्रति 1000 पुरुष है, ठीक है। 876 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो सही आंसर अशोक शासक से अपनाया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोग का एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन है, आप लोग को ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, मालूम होना चाहिए बच्चे, ठीक है। कि अशोक के सारनाथ का चिन्ह, अशोक के सारनाथ का जो सिंह है ना, सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, दीपावली घोषणा किसने कब की? किसने की दीपावली की घोषणा और कब की थी? सही आंसर हो जाएगा 1929 में लॉर्ड इरविन ने इसे घोषणा की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों थोड़ा सा तबीयत खराब है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि थोड़ा इधर हम वीडियो इसी के कारण नहीं अपलोड कर पाए हैं, आप लोगों का क्लास नहीं ले पाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो बस आज भर थोड़ा सा एडजस्ट करिए बच्चों, हमारी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा था हम लोग का, दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो किसने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। और कब की थी? तो 1929 में की थी, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा आपका लोगों का मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग को बतलाए थे, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। अच्छा आप लोग को याद है क्या कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे, ये इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिन्होंने मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी भी इस बुक में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। अच्छा, इसका अगर ईयर अगर आप लोग का पूछते तो याद रखिएगा कि 1789 में, कब बच्चे नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें नारा दिया गया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें यह नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप सभी को नॉर्मली ये सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, आप लोग को ये सोल्यूशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है ग्रीनलैंड? तो ग्रीनलैंड जो है यह आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल जो है, ग्रीनलैंड का अगर क्षेत्रफल पूछते कितना है तो याद रखिएगा 21,66,66,000 है। ठीक है, कितना है? तो 21,66,000 वर्ग किलोमीटर ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है। और ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में स्थित है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा गलत दिया गया है? तो देखिए, कार्यकाल 8 वर्ष, सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हर एक 5 साल पर आप लोग का इलेक्शन होता है, मालूम होना चाहिए, जो अभी 2024 में होने वाला है। और हम लोग का बिहार का जो है, बिहार का 2025 में होगा सीएम का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमवन के सामंत विमल शाही के द्वारा करवाया गया था, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये श्वेत मार्बल से बना हुआ मंदिर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह श्वेत मार्बल से बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, बोहरा शासक समिति, बोहरा शासन समिति को किसने समाप्त किया था? तो सॉरी, देखिए हम यहाँ पर बोहरा समिति के बारे में ऊपर बतलाए हैं तो बोहरा हमें याद आ गया, दोहरी है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। दोहरी शासन समिति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन समिति को लॉर्ड केनिन ने समाप्त किया था। किसने? तो लॉर्ड केनिन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के नए केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। वर्ष 1964 में केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग की स्थापना की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय सत्यकर्ता की आयुक्ति कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। याद रखिएगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पेरियार पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है, यही पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। पेरियार प्रोजेक्ट जो है केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्नाटक में कृष्ण नदी पर अवस्थित जो है, कर्नाटक यहाँ पर जो दिया गया है ना, इससे एक मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद ध्यान में आ रहा है कि मैटर प्रोजेक्ट जो है ना, मैटूर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मैटर नहीं, मैटूर। मैटूर प्रोजेक्ट कर्नाटक में कृष्ण नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कर्नाटक में कृष्ण नदी पर मैटूर प्रोजेक्ट जो है वह अवस्थित है। और सरदार सरोवर बांध पर गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ये सभी टॉपिक्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। तो बटरफ्लाई जो शब्द है यह तैराकियों से संबंधित है। देखते हैं ना, जब कोई तैरता है पानी में तो दोनों हाथों को पसार करके पानी को मारता है ना, तो एकदम बटरफ्लाई की तरफ फ्लाई करता है, उसी को कहा जाता है बटरफ्लाई। शब्द संबंधित है किससे है? तो तैराकियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
37 नंबर क्वेश्चन, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को तो आप लोग का वायुसेना दिवस हो गया, और नौसेना दिवस जो है, ये जो नौसेना दिवस दिया गया है, यह नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायु दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ये जो थल सेना दिवस दिया गया है ना, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इधर लिखते रहे हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो है, ये हम लोग का लास्ट में पृथ्वी दिवस, ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी का डेट हो गया, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो थे वो सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो हजरत महल से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी, नहीं नहीं देखिए, हजरत महल ये गलत दिया गया है बुक में, गलत होगा, ये हो जाएगा जीजाबाई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के व्यक्तित्व को सर्वाधिक माता जीजाबाई ने प्रभावित किया था। किसने? तो माता जीजाबाई ने प्रभावित इनको किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। सॉरी साथियों, हजार बार बोले, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, बस आज भर कैसे भी ले रहे हैं क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, इसीलिए मजबूरी में हम कैसे भी ले रहे हैं। मगर लेने के हालात नहीं है, मगर फिर भी ले रहे हैं। मगर कल से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है सारा कल से ठीक हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन जो थे वो शिकार थे। देखिए, वो लोग शिकार पर जाते थे मनोरंजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन कौन था? तो शिकार करना था उनका साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, कि हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा राम मोहन राय जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबी के प्रसाद को। किसको? तो एबी के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से एबी के प्रसाद को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? देखिए, क्वेश्चन बच्चे VVI है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको, कि किसे कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जो थे यह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा 1942 में, ठीक है। कब? तो 1942 में, और इसमें B.R. अम्बेडकर जो थे वो शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य स्थित है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर ये स्थित है? सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा साथियों, आप लोगों को एक रिपोर्ट इधर निकल करके आई हुई थी कि जो अभी पूरे विश्व में जो पशु का मतलब व्यापार किया जा रहा है ना, वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ही किया जा रहा है। अब पता नहीं, वहाँ पर तो सरकार बहुत ज़्यादा टाइट है, योगी सरकार तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सख्ती बनाए रखी है, मगर ये रिपोर्ट गलत है कि सही है हमें भी नहीं पता। अभी इस पर कुछ अच्छे से जांच नहीं किए हैं, मगर हमें जहाँ तक मालूम चला है ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश से अभी तक सबसे ज़्यादा जो गौ माता का जो है ना उसका व्यापार किया जा रहा है। डोंट नो सही है या गलत है, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ठंडी के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकरा करके जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकरा करके जाड़ों में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मीन मबक्कम, ठीक है, मीन मबाक्कम
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? बाक्कम जो है, मीनमबाक्कम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यही पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। मबाक्कम, ठीक है, मीन मबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। यह हवाई अड्डा चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। और पालम जो है, ये जो पालम है, याद रखिएगा, एक और बतला दे रहे हैं, पालम हवाई अड्डा ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, यह दिल्ली में स्थित है। पालम हवाई अड्डा यानी कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन करा है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है निम्नलिखित में से वाट भट्ट ने किया था, ठीक है, किसने किया था? तो वाट भट्ट ने किया था, वाट भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सेंड, ठीक है, रेत समाधि का यानी कि टॉम्ब ऑफ सेंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो किसके द्वारा ये किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का जेडी रॉकवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जेडी रॉकवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर इसका ईयर पूछते हैं तो ईयर आप लोग याद रखिएगा कि 1591 में, सॉरी ये नहीं, 1591 में चार मीनार का निर्माण जो है करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण 1591 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल का उद्घाटन किया? तो किसने अभी इसका उद्घाटन किया है? तो केरल ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल की उद्घाटन की है। किसने की है? तो केरल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम के से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका असम को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा असम को, ठीक है, असम इसका सही आंसर हो जाएगा, असम को। देखिए, असम जो है यह भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग नाम से होगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर नाम से होगा, नाम के दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, उसको काट के से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणों में समाविष्ट है, एक्स किरणों में समाविष्ट है तो क्या है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, एक्स किरणों में विद्युत चुंबकीय विकिरण समाविष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। और एक्स किरणें की खोज जो है यह रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणें की खोज की थी। किसने? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटने का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? तो अपघटक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना अपघटक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अभिक्रिया अपघटक अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि वह कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन ने किया है। किसने? तो डॉक्टर सीवी रमन ने किया है, जिन्होंने प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 में, कब? पहले तो यहाँ पर आप लोग मार्क कर लीजिए डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि डॉक्टर सीवी रमन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में इसकी खोज की और रमन प्रभाव प्रकीर्णन के कारण भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा सॉफर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लग गई हो तो कृत्रिम श्वास देने को सॉफन विधि का कौन सा सॉफर विधि का प्रयोग कर श्वसन क्रिया को नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सॉफर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। मवेशियों के मुंह फट रोग मवेशियों के मुंहफट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। ठीक है। मवेशियों के मुंहफट रोग जो है विषाणु सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जीव के 3 हृदय होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और ये सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछे जाएंगे भी, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं। तो किसके 3 हृदय होते हैं। सही आंसर हो जाएगा स्क्विड के जो है 3 हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और स्क्विड झुंड होता है जिसे शार्क और व्हेल की तरह समुद्र का विशाल जीव माना जाता है। स्क्विड जो है यह झुंड में होता है, एक झुंड होता है स्क्विड जिसे शार्क और व्हेल की तरह समुद्र का विशाल जीव माना जाता है। और ऑक्टोपस में भी 3 हृदय होता है, इसको भी याद रखिएगा। ऑक्टोपस में 3 हृदय होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हीरे शीशे में से देखे तो यह दिखता है। यदि लाल फूल को हीरे शीशे में से देखा जाए तो यह दिखता है, तो यह कैसा दिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला दिखता है। ठीक है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखा जाए तो ये काले रंग का दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और लाल फूल जो है लाल फूल लाल रंग का परावर्तन एवं अन्य सभी रंगों का अवशोषण करता है। लाल फूल लाल रंग का परावर्तन एवं अन्य सभी रंगों का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब अगर कम हो तो क्या परिणाम होगा। सही आंसर हो जाएगा ईंधन की अधिक खपत होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तेल की अधिक खपत होगी वहां पर। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब जो है कम हो तो क्या परिणाम होगा, तो ईंधन की अधिक खपत होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वायु के ताप एवं आर्द्रता दोनों को किया जाता है। ठीक है। वायु का ताप और वायु की आर्द्रता दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। तो वायु का ताप और एवं आर्द्रता दोनों को जो है नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संयन में निहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संयन पर आधारित होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म से होकर के गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों के विभक्त को जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश का जो रंग है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और श्वेत प्रकाश जो है 7 अलग अलग रंगों से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्न में से रेडॉक्स कौन सा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है यह किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा कॉलिंग बेल में। ठीक है। कॉलिंग बेल यानी कि आह्वान घंटी में जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों, तो अपरिवर्तन के कारण जो होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपरिवर्तन के कारण होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायोड। तो एक डायोड जो है
यह आप लोगों का हो जाएगा केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप लोगों को हम ये क्वेश्चन बतला चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है और डायोड वाल्व जो है यह ऋजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है और डायोड वाल्व विद्युत धारा को डायोड वाल्व के द्वारा AC को DC में बदला जाता है, ठीक है। डायोड वाल्व को के द्वारा AC को DC में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो AgL, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि वर्षा कराई जा सके, ठीक है। यौगिक छिड़काव इसका किया जाता है, किसका किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर हम बादलों के द्वारा एक निश्चित स्थान पर वर्षा करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा चारे और पानी के लिए, यानी कि अनाज और पानी के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ को द्रव्य स्वर्ण कहते हैं? तो किस पदार्थ को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम तेल को स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और काला सोना जो है उसको काला सोना पेट्रोलियम तेल को ही कहा जाता है, पेट्रोलियम तेल को काला सोना भी कहा जाता है। और सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, सोने का रेशा जूट को कहा जाता है और काला हीरा कोयला को कहा जाता है। ये सभी बातें याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, डोलोमाइट का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट का सूत्र क्या है? तो CaMgCO3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है? तो पवन चक्की जो है यह एक उसमें इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन, भाप टरबाइन और गैस चालित इंजन, ये सब जो है यह उसमें इंजन है, मगर पवन चक्की जो है यह एक उसमें इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है अब सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक कठोर जो है हाई स्पीड स्टील है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ये सब जो विकल्पों से उदाहरणों में सबसे अधिक कठोर कौन सी है? तो सबसे अधिक कठोर हाई स्पीड स्टील होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछता है, विश्व में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, पूछा जाता है विश्व में को सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से इसलिए ऐसे PDF है ना साथियों, क्योंकि देखिए एक बच्चे का एक बार कमेंट आया था बहुत पहले कि सर हमको PDF में मैथ रीजनिंग सबका हमको क्वेश्चन चाहिए, कम से कम आप नहीं क्लास ले पा रहे हैं मैथ रीजनिंग का, तो सारा हमको क्वेश्चन दे दीजिए। तो देखिए उन्हीं बच्चों के लिए है कि सारा इसमें क्वेश्चन हम दे देते हैं। 150 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, 75 तो मैथ आप लोग का GK GS रहता है और उसके बाद कुछ साइंस से क्वेश्चंस ये कुछ रहते हैं, तो सारे तो हम तो कंप्लीट कराते हैं, मगर मैथ रीजनिंग नहीं करा पाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, थोड़ा पढ़ाने में असुविधा होती है, तो इसलिए नहीं करा पाते हैं। तो आप लोगों को उसका PDF टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए तो 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना स्पर्श नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बिना संपर्क टाइप का मापन उपकरण जो है यह पायरोमीटर है, ठीक है। और पायरोमीटर से दूरस्थ स्थिति वस्तुओं के ताप को मापा जाता है, पायरोमीटर से दूरस्थ स्थिति वस्तुओं के ताप को मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जो स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर के भी इससे भी रिलेटेड याद रखिएगा कि स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापा जाता है, किसको? तो वाहनों की गति को स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ठीक इसी तरह से एक होता है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर के द्वारा गैस के दाब को मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण है? निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस गैस में है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लोरीन गैस में यानी कि Cl में विरंजन ब्लीचिंग का गुण होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अगर पूछते क्या होता है तो याद रखिएगा आप लोग CaOCl2 होता है, ठीक है। ये आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम
होगा, तो इसका जो परिणाम है सभी हो जाएगा, क्योंकि मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन के चलाने में आवाज़ होगी, सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाए तो इसका परिणाम जो है मशीन भी घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक खर्चा होगा यानी कि व्यय होगा और मशीन के चलाने में आवाज़ भी होगी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पानी भरे ही बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसकी विद्युत कुंडली यानी कि इलेक्ट्रिक कॉइल जो है यह जल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी इसकी विद्युत कुंडली यानी कि इलेक्ट्रिक कॉइल जो है यह जल जाएगी। तो साथियों यही था हम लोग का आज का क्वेश्चन। देखिए यहाँ से मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पर तो हम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस करा नहीं ना पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए यही जैसे मान लीजिए मैथ का जैसे क्वेश्चन हो गया, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना में हो ही नहीं पाएगा, तो बिना प्रोजेक्टर के पढ़ाना असंभव है, ठीक है, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अभी हम नहीं चालू कर पा रहे हैं मैथ रीजनिंग के सवाल। जैसे ही हमारे पास कुछ यूट्यूब से कुछ पेमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ खुद के पास से भी कुछ पेमेंट हम मिला करके कुछ इधर उधर से पैसे उपाय करके अगर हमारे पास प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो पाती है तो आप लोगों को मैथ रीजनिंग का भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे चैनल पर। तो साथियों अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। हमें भी साथियों सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट हमें करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद साथियों, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं। मेरा तबीयत खराब रहता है फिर भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग अगले दिन आते हैं और फिर से उस वीडियो को अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। उसके लिए शुक्रिया आप सभी लोगों का, सभी भाइयों का, सभी छोटी बहनों का। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।